Hello, everyone. Today, on December 2, we have gathered to commemorate the International Day for the Abolition of Slavery, a day dedicated to raising awareness about the ongoing fight against modern slavery in all its forms. Today, nearly 50 million people are trapped in modern slavery worldwide, a stark reminder that this issue is not confined to history, but is a pressing reality affecting every nation, including our own. Today, we are honored to have welcomed a distinguished group of guests who have dedicated their lives to this critical cause. Their insights and experiences will enrich our understanding and inspire action against modern slavery. Our first guest is Nirmala Walter, who is a dedicated social worker and the founder of Monobel, a foundation focused on combating human trafficking and supporting survivors in India through rescue, rehabilitation, and reintegration efforts. And another guest is Pari Saiki, an independent human rights journalist and documentarian from Assam, who is currently based in New Delhi. And Pari is known for her investigative work on human trafficking and related issues across multiple countries. As we proceed with today's program, let's engage deeply with the discussions and reflect on our roles in this global movement. Together, we can build a world free from this slavery. Thank you so much for joining us in this vital observance. I want to understand the story behind No Human Trafficking campaign, or like how did it start and what inspired you to focus on the campaign, like on human trafficking, and what personal experiences or observation motivated this initiative. I would like to start this with either Pari, you or Nirmala ji. Can you just a little bit talk about it? Thank you for asking this question, Alia. As we all know, today is International Day of Abolition of Slavery, and आज का डे हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है बिकॉज आज ही के दिन 2 साल पहले 2022 निर्मला जी के साथ मिलके हमने #NoHumanTrafficking कैंपेन लॉन्च किया था एंड आई रिमेम्बर 2022 जो ईयर था हमारे लिए बहुत क्रूशियल और बहुत क्रेजी ईयर था बिकॉज उस साल निर्मला जी ने काफी रेस्क्यू किए थे। बहुत ट्रैफिकिंग के केस आ रहे थे, स्पेशली विक्टिम्स ऑफ सेक्स ट्रैफिकिंग, और मैं कुछ केसेस में इन द कैपेसिटी ऑफ ट्रांसलेटर अवेलेबल थी। तो सबसे बड़ा जो चैलेंज जो हमने देखा कि टू एक्सप्लेन ऑल द पुलिस ऑफिसर्स कि आपके ड्यूटीज क्या है, कैसे वो विक्टिम ऑफ ट्रैफिकिंग है, क्यों एफआईआर जरूरी है, क्यों 0 एफआईआर जरूरी है। तो निर्मला जी इतनी फ्रस्ट्रेटेड हो गई, मैं भी इतनी हार्ट ब्रोकन हो गई। तो निर्मला जी ने कहा यार मतलब समझो, अगर हमें पुलिस वालों को एक्सप्लेन करने में इतनी डिफिकल्ट हो रही है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को हमें उनकी ड्यूटी बतानी पड़ रही है, बिकॉज इन वन इंसिडेंट आई रिमेम्बर कि मैंने गूगल करके ड्यूटीज रूल्स निकाले एमईए के, और पुलिस वालों को मैं दिखा रही हूँ कि ये आपकी ड्यूटीज है। तो ऐसी सिचुएशन क्यों आती है? तो फिर निर्मला जी और मैंने डिस्कस किया कि अगर पुलिस वालों को हमें समझाने में इतनी दिक्कत हो रही है, तो फिर इमेजिन जो जो कॉमन मैन है, जो आम जनता है, तो उनको तो बिल्कुल कोई आइडिया नहीं होगा कि मानव तस्करी क्या है, क्यों होता है, क्यों इतनी वो गंभीर समस्या है। तो वही जो था हमारा एक पुश फैक्टर था। और जो इस कंट्री में दो चीज की बहुत अभी नीड है, एक तो हेल्पलाइन नंबर की नीड है और बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट की। आप थाईलैंड जाओगे तो आपको दिखेगा एयरपोर्ट में आप लैंड करते ही बड़ी बड़ी स्क्रीन्स पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए हेल्पलाइन नंबर से एडवर्टाइजमेंट है। इंडिया में क्यों नहीं है? इंडिया इज अ सोर्स डेस्टिनेशन एंड ट्रांजिट कंट्री। तो निर्मला जी ने कहा पता है परी, इसके लिए वी वुड रिक्वायर लॉट ऑफ वर्क फोर्स एंड फंडिंग। और ये ऐसा सब्जेक्ट है ना, लोग पॉलिटिसाइज तो कर लेते हैं लेकिन कोई फंडिंग नहीं, सपोर्ट नहीं करता। तो फिर उन्होंने कहा व्हाई डोंट वी स्टार्ट एट स्मॉल स्केल एट नो कॉस्ट। तो फिर हमने कहा ठीक है, अगर नो कॉस्ट की बात है एंड स्मॉल स्केल, तो हम लोग खुद ही फिजिकली प्रेजेंट हो जाते हैं। एंड दैट्स हाउ आई रिमेम्बर 2 दिसंबर 2022 हम लोग सारे इकट्ठा हुए, हमने सीपी में गए, हमने हाथ से प्ले कार्ड्स बनाए। निर्मला जी और मनीष जी रात भर बैठ के इन्होंने सिला वो प्ले कार्ड्स। मेरी जो फ्रेंड है साउथ इंडियन, उसने हिंदी में लिखा प्ले कार्ड्स, और हमने सीपी में लॉन्च किया एंड वी रिसीव वेरी पॉजिटिव एंड वेरी ओवरवेलमिंग रेस्पॉन्स फ्रॉम द क्राउड। एंड रेस्ट निर्मला जी विल से उसके बाद क्या हुआ निजामुद्दीन में, क्या हुआ निर्मला जी से आप खुद ही सुनिए। वो दिसंबर 2022 का बहुत अच्छा कैंपेन रहा हमारा। इवन ऐसा हो गया था कि लोग आके पूछ रहे थे, वो हमारा सबसे इम्पैक्टफुल इसलिए भी था क्योंकि ना कॉलेज के जो बॉयज और गर्ल्स जा रहे थे वो आके पूछ रहे थे ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या है।
तो हमको बहुत वो लग रहा था कि ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग को जानते ही नहीं है, मतलब इनको पता ही नहीं है क्या। और जब हम बता रहे थे तो वो कह रहे थे सच में ऐसा होता है। तो उस समय हमने बहुत लोगों को अवेयर करा जो भी हमारे आसपास थे। फिर हम कंटिन्यू हर महीने इसको करते रहे। हमने खान खान मार्केट में करा, उसके बाद हमने इसको निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पे करा, हमने आनंद विहार में करा। निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन में जिस दिन हमारा फर्स्ट डे था, उसी दिन एक लड़की रेस्क्यू करी जो कि यूपी से थी और गोवा की तरफ जा रही थी, और उसका फोन भी खो चुका था। वो किसी के कहने पे जा रही थी और वो माइनर लड़की थी, और उसको फिर हम लोगों ने आरपीएफ को हैंड ओवर करा, और आरपीएफ ने आगे चाइल्ड लाइन को हैंड ओवर करा। तो मतलब मीन्स हमारा इतना इम्पैक्टफुल रहा। हमने नई दिल्ली में करा, निजामुद्दीन में जब हम लोग कर रहे थे तो हम लोगों ने वहाँ पर जितने ऑटो वाले थे उनको लिया, अपने साथ लिया। हमने रेलवे स्टेशन में जितने कुलीस थे उनको लिया, हम वेटिंग रूम में जाके हमने करा। तो मतलब बहुत इम्पैक्टफुल रहा, लोग देख रहे थे। मतलब इस अवेयरनेस का करने का पर्पस था ये था कि ज्यादा से ज्यादा लोग जाने कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक क्राइम है। लोगों को पता है चोरी करना क्राइम है, दहेज लेना क्राइम है ना। बहुत सारी चीजें हैं कि भाई झगड़ा करना भी क्राइम है। अगर आप झगड़ा भी करते हो, किसी को मारते हो, किसी का मर्डर करते हो, ये क्राइम है। उसी तरीके से ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी मानव तस्करी भी एक क्राइम है। अगर आप किसी की तस्करी करते हो या करवाते हो, बेचते या खरीदते हो, ये कानूनन अपराध है। और हमारी गवर्नमेंट ने इस पे एक एक्ट बना रखा, आईटीपीए एक्ट, जिसके तहत एक निर्धारित सजा है कि भाई आपको अगर ये क्राइम करते हैं तो आपको ये सजा मिलती है। तो हमारे लिए बहुत इम्पैक्टफुल रहा, और अभी हमने हजारों लोगों को इस अवेयरनेस कैंपेन के थ्रू हम लोगों ने अवेयर करा है। स्कूलों में करा है, कॉलेजेस में करा है, इवन हमने आउट ऑफ दिल्ली भी जाके करा है, एमपी में करा है, जो बहुत इम्पैक्टफुल रहा है। और जैसे हम अभी निपसिट के साथ भी हमें हमें बुलाया गया, तो हमने वहाँ पर आरपीएफ को भी कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के विक्टिम अगर आते हैं, ट्रेन से सफर कर रहे हैं, तो आप उसे कैसे आइडेंटिफाई करो, क्योंकि उनको भी सेंसिटाइजेशन करना बहुत ज़रूरी है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के विक्टिम को कैसे आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये अवेयरनेस करा, और बहुत इम्पैक्टफुल रहा, और आगे भी हम लोग कर ही रहे हैं, अभी भी कंटिन्यू। Nirmala ji, you have 15 years of experience in this field. So I just want to know from you कि how do we differentiate between the sex workers who are doing voluntarily like engaging in sex work and those who are victims of like trafficking? Can you share with us, are there any signs or indicators that you look to identify for someone who is under the free will doing sex work or someone who is trapped in a situation of exploitation? इस काम को करते करते ना हम इतना समझ गए हैं कि जब हम जाते हैं ब्रॉथल्स में और हम जब बात करते हैं ना, तो अगर आप नाम पूछोगे ना उनसे, तो वो नाम नहीं, वो एज बताएंगे। ठीक है, आपने तो नाम पूछा है ना, आप वो एज बताएंगे। हम ना 21 साल के, हम 25 साल के, ठीक है। आपने उससे ये भी नहीं पूछा कि आप यहाँ क्यों हो, ये सुनेंगे भी नहीं, और वो ये बोलेंगे कि मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ, मैं अपनी मर्जी से हूँ, मैं घर पैसा भेजती हूँ, ठीक है। और एज और ये चीज उनको रटाई गई है, वो यही कंटिन्यू बोलते हैं। जो नाम उनका आधार कार्ड में वो कभी आपको नहीं बताएंगे डायरेक्ट, पहले वो अपना जो वहाँ पर उनका नाम रखा गया है, कुछ भी मनीषा, गीता, चांदनी, जो भी नाम, वो आपको पहले बताएंगे, ठीक है। और वही बात एक ना नॉर्मल सी वो है साइकोलॉजी, जब भी कोई बात को रिपीट करता है तो हमें डाउट होता है कि भाई ये बात क्यों रिपीट कर रहा है बार बार, है ना। डाउट करते हैं हम लोग। तो सेम हमारा भी यही होता है, जब भी हम जाते हैं, वो जब बात को, जैसे अभी हमने थोड़े दिनों पहले ही एक बच्ची रेस्क्यू करी है ना, जब हम उसको लेके वो वहां से उतर गई नीचे, पर जैसे ही वो उसने हमें ब्रॉथल के अंदर बोला कि मैं आई हूँ 6 महीने पहले। जब हमने काउंसलिंग करी, उसने बोला 2 महीने पहले, ठीक है। जब हमने उससे और पूछा, फिर बोल रही 1 साल पहले।
तो उसके स्टेटमेंट ही चेंज हो जा रहे। अगर वो वहीं पर काम कर रही है बहुत टाइम से, तो उसको पता होना चाहिए वो कब आई है ना। वो कॉन्फिडेंट ही नहीं है क्योंकि उसको वहां सिखाया गया है। और आज जैसे हम बात कर रहे हैं कि स्लेवरी पे ना, अबोलिशन ऑफ स्लेवरी, तो इतना ज्यादा मतलब हमें लगता है जो हमारा फिजिकल वो है ना, मेंटल हेल्थ है ना, वो मेंटल हेल्थ जो है वो दिखता नहीं है ना। जब हम बोलते हैं वो तब हमें पता चलता है। और ये मोर देन हार्मफुल देन फिजिकल है ना, क्योंकि फिजिकली इतना उनको नहीं भी दिखता चीजें, पर जब मेंटली जब हम उनसे बात करते, जब हमने कल ही मतलब परसों भी जब हमने बात करी एक बच्चे से, तो बोला कि नहीं मैं अपनी मर्जी से करता हूँ, मैं घर पे पैसा भेजता हूँ। ठीक है, अच्छा आप पैसा भेजते हो तो आपके पास फोन है, कैसे पैसा भेजते हो? कि मेरे पास फ़ोन नहीं है, मुझे फ़ोन रखना अच्छा नहीं लगता। आज के टाइम में क्या कोई बच्चा फ़ोन नहीं रखना चाहेगा? हर बच्चा फ़ोन रखना चाहता है ना। तो उनको मतलब एक-एक चीज़ उनको रटाई जाती है। ब्रॉथल के अंदर जो कीपर बैठी है, जो बहुत सालों से बैठी है ना? अब वो हो गई है 55, 40 प्लस, या बहुत बीमारियाँ हो गई है ना? उनका भी माइंडसेट ये है, जैसे ही आप ऊपर जाओगे सेम, अरे मैडम ये तो पिछले बार भी आप आए थे ना, तो ये तो तब भी यहीं थी, आपने देखा था। है ना, ये तो 1 साल से यही है, ये तो घर आती जाती है, ये तो अपने घर पैसा भेजती है, हमने तो ये सब पूछा नहीं है ना। तो दोनों के जो आंसर होते हैं ना वो इस तरीके से ही होते हैं, सेम ही ऑलमोस्ट। Pari, I would like to ask you that you have, as a journalist, you have worked with Manobal as a volunteer. So, what are the key ethical considerations and responsibilities you prioritize, like while reporting on human trafficking, particularly when you are like rescuing victims? So, how do you sort of balance or manage or navigate like these two roles? Okay. Well, first thing I want to clear, I don't go for rescue. I am a journalist, so I'm not allowed ethically and protocol wise. तो मेरा रोल तब आता है जब निर्मला जी या फिर कोई और एनजीओ रेस्क्यू करके ले आते हैं एंड दे लुक फॉर अ ट्रांसलेटर. सो वहां पर जब मैंने रिसीव अ कॉल आई गो एंड एक्ट एज अ ट्रांसलेटर. सो now since I am professionally a human trafficking journalist, ठीक है, that's my passion. But जब मैं वॉलंटियर करती हूँ किसी एनजीओ के साथ, I keep aside my profession as a journalist and I'm there as purely as a translator, nothing else. तो मैं किसी केस विक्टिम्स को मिलके देख के मैं ये नहीं कहती कि सोचती कि अरे ये तो बहुत बड़ा केस है, स्टोरी है मेरे लिए, मुझे फटाफट इसको रिपोर्ट करना चाहिए. मैं कैरिड अवे नहीं हो जाती. आई टेक टाइम और इन द ड्यू प्रोसेस जब तक चार्जशीट फाइल होने तक, अगर मैं किसी वॉलंटियर कर रही हूँ किसी एनजीओ के साथ, तो मैं उनसे पूछती हूँ, बहुत चीजें पूछती हूँ. इट विल बी, इज इट अ गुड आइडिया टू रिपोर्ट नाउ? इसका प्रोज एंड कॉन्स क्या होगा? क्योंकि बहुत स्टोरीज ब्रेक हो जाती है, लेकिन स्टोरी इज मोर देन दैट. उसका लार्जर इम्पैक्ट, पॉजिटिव निगेटिव, उस विक्टिम पे क्या पड़ेगा, ये सोचना बहुत जरूरी है एज अ जर्नलिस्ट, जो हम मोस्ट जर्नलिस्ट नहीं सोच पाते उस टाइम पे. बिकॉज इट्स वेरी नेचुरल टू गेट कैरिड अवे, ओवरवेल्म. कैरिड अवे इज अ रॉन्ग टर्म. टू गेट ओवरवेल्म विद केसेस. आप देखते हो कोई पीड़ित है, कोई सफर कर रहा है, आप थाने में फाइट कर रहे हो, लड़की का एफआईआर नहीं फाइल हो रहा है, उसको मेडिकल नहीं किया जा रहा है, तो ऑब्वियसली आपका खून खौलता है, आप बहुत ओवरवेल्म हो जाते हो. लेकिन उस टाइम आपको ध्यान रखना है कि यू आर नॉट, what is your role at that point of time. So as a journalist, if I'm there as a translator, I have to maintain that decorum. And Nirmala ji knows, मैं कोने में जाके मैं I burst out, I fight, नहीं complain करते हैं, निर्मला जी बोलती है नो 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 परी, इसका इम्पैक्ट इसको जाएगा, लड़की को जाएगा. तो यहाँ एक्टिविज्म, वी हैव टू कीप असाइड टू एक्टिविज्म. यहाँ हमें इस विक्टिम के बारे में सोचना है. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो मैं ये डिकोरम मेंटेन करती हूँ एथिकली. सो आप पूछ सकते हो किसी भी एनजीओ मेंबर्स को जिनके साथ मैं जाती हूँ, आई गेट प्राइवेट टू गेट लॉट ऑफ स्कूप. ऐसी चीजें जो मैंने एक्सपीरियंस किए, देखी है, मोस्ट जर्नलिस्ट ने आज तक नहीं किया हुआ. क्या होता है पोर्टल हाउस के अंदर, कैसे लड़की आ रही है, क्या हो रहा है, हाउ द पुलिस सिस्टम वर्क, हाउ द साइकोलॉजिस्ट वर्क, द गवर्नमेंट वर्क. आई कैन डू अ वेरी बिग ब्रेकिंग स्टोरीज, बट उसका जो निगेटिव इम्पैक्ट है ना, विक्टिम को जाएगा. सो वी हैव टू वेरी केयरफुल. एंड दिस इज व्हाट आई मेंटेन, एंड आई रिक्वेस्ट ऑल द जर्नलिस्ट to also maintain this decorum, because most journalists, it is a very
वेरी डिसहार्टनिंग एंड वेरी डिप्रेसिंग। मुझे लोग मेल करते हैं, मैसेज करते हैं, हे वी लाइक टू डू स्टोरी ऑन ह्यूमन ट्रैफिकिंग, आप क्या हमें विक्टिम से मिलवाओगे, इंटरव्यू कराओगे? I took years and months to establish trust. मैंने स्टोरी इसलिए नहीं की क्योंकि मुझे विक्टिम्स की आई कंसर्न अबाउट हर कंसर्न, हर यू नो एवरीथिंग, आई रेस्पेक्ट हर बाउंड्रीज, हर सेफ्टी इज important. Okay, and she trusted me with her stories. I just cannot just immediately pass on her to you. And it is very insensitive to ask us, हमें victims से मिलवा दो. They are not just your story. They need support because जब वो किसी को अपनी केस बताते हैं, एक तो वो इतने साल ट्रैप रहते हैं। अगर जीबी रोड की मानो, जो लोग ट्रैफिक होके लड़कियां आती है, वो इतने सालों से वहां, इट्स अ स्लेवरी, वो बॉन्डेज में है। हाँ, उनके ऊपर डेट है, उनके ऊपर हैरेस है, ये स्लेवरी है। और जब वो स्लेवरी से बाहर आती है, हम लोगों से मिलती है, उनको इतना डर लगता है बात करने की, क्योंकि उनको बताया जाता है, कंडीशन किया जाता है कि तुम तो वापस यही आओगी, पुलिस वाले, एनजीओ वाले सब मिले हुए हैं, हमसे पैसा लेते हैं, मीडिया वाले भी पैसा लेते हैं, तो सब घूम फिर के तुम्हें हमारे पास ही छोड़ेंगे, तो तुम मुंह खोल के देख लो। तो एक तो वो इतना उनको टाइम लगता है, कंडीशनिंग होती है। और फिर जब वो कंडीशनिंग से बाहर आती है, हमें ट्रस्ट करती है, हमें सारी बातें बोलती है, तो हमें उसको ध्यान रखना है उन चीजों का। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मतलब आई रिक्वेस्ट एवरीवन हु इज वाचिंग दिस कि प्लीज मेंटेन दोस डेकोरम, डू नॉट राइट टू अस कि हमें विक्टिम दे दो, कम एंड स्पेंड टाइम विद अस। मैंने कितने लोगों को बोला, आप इस एनजीओ के साथ जाइए, थोड़ा टाइम स्पेंड करिए, गिव योर टाइम विद द विक्टिम्स, विद द सर्वाइवर्स, विद द एनजीओ। नो, and I don't think these are very sensitive topics. We need to be sensitive, that's yeah. Nirmala ji, I would like to ask you कि you have been rescuing majors, minors from GB Road for almost now 15 years. What are the key steps and consideration involved in the rehabilitation process for girls? Like after they are rescued from trafficking, like how do you ensure their successful reintegration into society? बहुत रिहैबिलिटेशन ना, जितना बड़ा वर्ड है ना उतना ही मुश्किल है, क्योंकि रिहैबिलिटेशन करने में फेलियर बहुत ज़्यादा है। क्योंकि जब आप किसी को ना किसी विक्टिम्स को आप बाहर निकालते हो, ठीक है, तो और उसको आपको पहले ना मेंटली स्टेबल करना होता है ना, और उसमें ही इतना टाइम लग जाता है। जैसे हमने एक विक्टिम को निकाला था 2022 में ही लास्ट में, तो हमें कम से कम उसको लग गया 1.5 साल लग गया उसको ये समझाने में कि तुमको क्या करना चाहिए, तुमको वो करना है जो तुम करना चाहती हो, है ना। क्योंकि उसका माइंडसेट था ये, दीदी मैं अब ये करूंगी, कभी वो मुझे ये भेजती थी कि यूट्यूब में ये देखा, अब मैं ये काम करूंगी, ठीक है, अब मैं ये काम करूंगी। मैंने उसके इंटरव्यूज भी दिलवाए, ठीक है, वो इंटरव्यू के लिए भी गई। पर ये होता है ना, जब वो कहीं बाहर इंटरव्यू के लिए जाती है और जब हम किसी से बात करें, वो पूछता है भाई ये क्या करता है, तो बताते हैं, तो बहुत लोग एग्री नहीं होते हैं सपोर्ट करने के लिए रिहैबिलिटेशन में, क्योंकि ना हमारी सोसाइटी ऐसी है, हम ना सिंपैथी बहुत है उनके लिए, है ना, पर हमने उनको बिल्कुल अलग रख दिया है कि आप सोसाइटी का पार्ट नहीं हो। क्योंकि जब आप मेरे पास काम लेने आओगे ना, तो मेरे पास आपके लिए काम नहीं है। जैसे अभी परी ने बोला कि बहुत सारे को उनके ऊपर स्टोरीज करनी है ना, आते हैं मेरे पास भी, बहुतों ने अप्रोच करा कि स्टोरी करनी है। आपने स्टोरी कर ली, आपकी स्टोरी हिट हो गई, पर जिस विक्टिम की आप स्टोरी कर रहे हो ना आज, वो 1 साल बाद भी वही होगी और दूसरा कोई आएगा मीडिया पर्सन और बोलेगा मुझे स्टोरी चाहिए। सब लोग उसकी स्टोरी से पैसा कमा लेंगे, नाम कमा लेंगे, फेम कमा लेंगे, पर वो तो वही है ना। वही ना, मैं मतलब ये इसलिए कह रही हूँ कि ये मैंने देखा है, बहुत करीब से देखा है। तो रिहैबिलिटेशन पे जिसमें हम बात करें कि रिहैबिलिटेशन सबसे खराब मतलब पेनफुल प्रोसेस है रेस्क्यू से भी ज्यादा। क्योंकि लड़की जो होती है वो सोचती है मैं ये करूँ कि नहीं करूँ। जैसे वो लड़की गई इंटरव्यू के लिए कहीं, ठीक है, जब वो इंटरव्यू के लिए गई उसने अपना मास्क लगा रखा था, ठीक है, सिर्फ उसकी आईज दिख रही थी, उसने पूरा ये भी अपना ढक रखा था। अब तुम ये सोचो आलिया कि वो इतने से ही एक कस्टमर जो उसके
लाइट एरिया में आता था, उसने उसे पहचान लिया और वो जैसे ही दुकान से निकली, दिल्ली की बात कर रही हूँ मैं, दिल्ली में ही गई थी इंटरव्यू करने, वो आदमी उसके पीछे पीछे चलने लगा। उसने तुरंत मुझे फ़ोन करा कि दीदी ऐसे हो गया, मैं क्या करूँ? मैंने कहा अभी ना किसी भी दुकान पे घुस जा, है ना, हर दुकान में तो अंदर नहीं आएगा। फिर जब वो किसी दूसरी दुकान में गई, अंदर घुसी, तब उसने शायद वहां से वो देख नहीं पाया, फिर वो वहां से निकली। है मतलब, अब आप सोचो ना, जो जो 20 साल से ब्रॉथल के अंदर है, उसने सोचा मुझे रिहा, मैं बाहर निकलूंगी, मुझे अच्छा सपोर्ट मिलेगा सोसाइटी का, जो सोशल उसमें कॉज में काम करते हैं उनका, हर किसी का सपोर्ट मिलेगा, तो मेरा रिहैबिलिटेशन होगा, है ना, मुझे कुछ अच्छा काम मिलेगा। मिला तो नहीं। फिर हमने उसे पैसे थोड़े जमा करके, फंड रेज करके हमने उसका एक काम खुलवाया कि चलो, अब उसने बोला कि दीदी मैं ये काम करूंगी, फिर हमने उसे वो काम कराया। आप और मैं ना एक नॉर्मल काम करते हैं ना, मतलब मीन्स नॉर्मल मीन्स आप रिपोर्टर हो, मैं सोशल वर्कर हूँ, है ना, हम बहुत रिस्पेक्टफुली वाला काम करते हैं, रिस्पेक्ट वाला, कि आपको भी बहुत रिस्पेक्ट की नज़र से लोग देखते हैं मुझे। पर सेक्स वर्कर जब अपना वो काम छोड़कर आती है, तो बहुत सारे लोग हैं जो उनको उस नज़र से नहीं देखते, रिस्पेक्टफुल, है ना, कि नहीं ये तो उस काम में थी, ये काम ये क्या पता फिर करे यहाँ पर, ऐसे क्वेश्चन मुझसे करे हैं लोगों ने, है ना। तो रिहैबिलिटेशन में बहुत प्रॉब्लम होती है, बट कई लोगों का रिहैबिलिटेशन होता भी है और बहुत ऐसे भी होता है कि उनको करना है, और हम काम करके उन्हें जब देते हैं, कोई स्किल सिखा के या ट्रेनिंग करा के, तो उस काम में वो सक्सेसफुली करती भी है और अपने फैमिली को भी देखती है। Do you have any example of any case or any young girl or any major who was rehabilitated and she's a success story and inspiration for like so many people out there? अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो एक इंडिया में ही जो हमने करा, मैं दो एग्जांपल दूंगी। वो जब हमने उसे रेस्क्यू करा था 2017 में, उसके बाद एक लड़के से वो प्यार करती थी, हम लोगों ने बहुत बात करी उससे, इन्वेस्टिगेट भी करा, उसका घर जाके देखा भी, फिर फाइनली उसकी शादी कराई। जब वो जिसमें गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी इंक्लूड, निर्मल छाया से ही आए थे लोग, जो भी वहाँ के वो थे इंचार्ज, वो आए, उन्होंने वो थे, और हम लोग कैटलिस्ट से हम लोग थे। तो हम सब मिलके मतलब उस शादी में शामिल हुए, आर्य समाज मंदिर में शादी हुई। देन उसके बाद वो लड़की बहुत अच्छे से अभी अपनी फैमिली के साथ रह रही है, सेटल है, ठीक है। इसी तरीके से एक और लड़की रांची में है, सेटल है, कनेक्टेड है, अपने बच्चे को देख रही है, अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर रही है। एक, पता है, रिहैबिलिटेशन सिर्फ काम से नहीं, मुझे लगता है रिहैबिलिटेशन अगर से कोई एक अच्छा हस्बैंड मिल जाए, अच्छा लड़का मिल जाए, है ना, अच्छी फैमिली मिल जाए, तो वो भी उसका रिहैबिलिटेशन है। सिर्फ आप काम देके नहीं, क्योंकि उसको वो सब सपोर्ट चाहिए होता है। इसी तरीके से जब हमने युगांडा की लड़की रेस्क्यू करी थी, जो 1 महीने हुआ था जिसको आए हुए, जब हमने उसको रहाब युगांडा के साथ मिलकर रिपैट्रिएट करा, तो उसके बाद रहाब युगांडे ने वहां पर, हमने यहाँ से बोला कि उसको ना ट्रेनिंग के लिए सपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो कुछ काम करना चाहती है, कुछ छोटा बिजनेस खोलना चाहती है। आज वो अपना काम कर रही है वहां पर, उसकी एक छोटी सी शॉप खोल के दी हुई है, और वो वहां पर अभी काम कर रही है, अपने बच्चों को देख रही है। तो ये एक ना सक्सेस स्टोरी है कि उनको काम खोल के दे दिया तो वो कर रही है। Ari, I would like to ask you that you have worked with n number and numerous these gender-based violence victims as well as victims of trafficking who were directly trafficked. So, are there any specific challenges you have faced? Like, how can journalists effectively manage their emotions and avoid biases and prejudices, like while covering the complexities of rescuing sex workers, particularly in the light of emotional needs and challenges faced by the challenges faced as a journalist? I think it is very important as a journalist to also reflect upon yourself. That you
you are also a priority to yourself. Your mental health, your physical health, your overall health is also important. क्योंकि आप अगर हेल्दी स्टेज में हो मेंटली, तो फिर आप किसी और को भी सुनने की उतनी कैपेसिटी और क्षमता रखेंगे. अगर आप खुद डिस्टर्ब है, आप खुद इम्पैक्टेड है, आप खुद मेंटली यू नीड हेल्प, मेंटल सपोर्ट, तो फिर आप किसी और को भी उस एम्पैथी नजर से नहीं देख पाएंगे कि आप डिस्टर्ब रहेंगे. तो आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जर्नलिस्ट टू टेक ब्रेक. जैसे मैं क्या करती हूँ, कोई भी केस आई कम अक्रॉस, मैं जब उनके साथ एज अ ट्रांसलेटर बैठती हूँ, तो मेरा जो जॉब है ना, वो फ्रॉम ट्रांसलेटर इट इमीडिएटली ट्रांसलेटेड इनटू अ साइकोलॉजिस्ट, बिकॉज आई ऑलवेज लव टू गिव बेनिफिट ऑफ डाउट टू सर्वाइवर्स. मेरा एक नेचर है शुरुआत से कि मुझे उनको, वो झूठ भी बोल रहे हो, वो उनका ट्रॉमा रिस्पॉन्स होता है. ये हम बात नहीं समझते कि वो झूठ इसलिए बोल रही है क्योंकि वो उसकी कंडीशनिंग है, उसको ऐसे बताया गया, समझाया गया ऐसे बोलने के लिए. तो इसीलिए वो बार बार स्टेटमेंट चेंज करती है. तो हम ना ये बात भूल जाते हैं जर्नलिस्ट, हम बहुत जज कर लेते हैं कि ये झूठ बोल रही है, केस इंपॉर्टेंट नहीं है. मतलब मैं बहुत जर्नलिस्ट के साथ फील्ड पे गई हूँ, मैं आलिया आपके साथ भी गई हूँ, बट लिविंग यू, आई एम ऑनेस्टली सेइंग दिस, लिविंग यू, मेरे मोस्ट केसेस पे मेरे जर्नलिस्ट के साथ एक्सपीरियंस है कि वो मुझे कह रहे हैं इसमें कुछ मजा नहीं है, कोई माल नहीं है, निकलो, निकलते हैं, लेट्स कट इट शॉर्ट. तो दे आर सो इम्पेशेंट कि इस बंदी अगर एक ही बार में कैमरा में या फिर रिकॉर्डिंग में एक ही बार में कोई सॉलिड स्टेटमेंट नहीं दे रही है जो आपकी स्टोरी में चार चांद लगाए, तो आप कह रहे हो लेट्स कट इट शॉर्ट, लेट्स लिव इट. मैं ये चीज नहीं करती. दैट्स व्हाई आई प्रेफर टू वर्क with selective people now and in a closed group, and either I'll work alone or I'll work with a very limited close net of people. और क्योंकि मुझे ये चीज नहीं चाहिए कि चलो खत्म करते हैं. And that's why I think ये जो trust over time मेरे साथ build हुआ है, like victims and survivors opened up to me. They tell me things which a psychologist is supposed to do. And जैसे and that has always helped us in the story. But आपको अपने biases साइड में रखने होंगे, क्योंकि ऐसे मैंने कहा कि हाँ, एज ए ह्यूमन बीइंग आप ओवरवेल्म्ड हो सकते हैं उनकी स्टोरी से, लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस थिंग्स विद द राइट पर्सन. तो मैं जैसे निर्मला जी से बात कर लिया, साइकोलॉजिस्ट से बात कर लिया, लॉयर से बात कर लिया कि ये पैरामीटर्स है, मैं कहाँ गलत हूँ या क्या क्या मुझे सोचना है, कैसे मुझे स्टेप लेना है, तो ये मुझे इन लोगों से हेल्प आता है. तो देयर इज अ एडवांटेज ऑफ वर्किंग इन कोलैबोरेशन. जब आप, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स है, सब हम मिलके काम करते हैं, तो वी लर्न अ लॉट. तो मैं अपने बायसेस प्रेजुडिसेस साइड रखती हूँ. आई टेक अ ब्रेक after meeting a survivor victim. I take some break, I reflect upon myself, I try to process through the case, I discuss things with Nirmala ji and other people, and then I start to write my story so that I am not biased and I'm also not balanced, but I report the truth. So this is how I act. I don't immediately just break a story. I'm not into that. And there has been instances जहां पर बहुत बड़े बड़े केसेस हुए हमारे सामने आए, पर हमने देखा कि उसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट विक्टिम को हो सकता है स्टोरी करने से, तो वी हैव ड्रॉप्ड. फिर निम्रा जी मुझे बताती है कि इससे ना इसको ये नुकसान होगा, तो आई ड्रॉप, क्योंकि हमारे लिए कंसर्न इज द विक्टिम. रिहैबिलिटेशन इज द बिगेस्ट चैलेंज ऑनेस्टली, क्योंकि एक चीज मैं एड्रेस करना चाहूंगी कि निर्मला जी एक लड़की को जब यहाँ दिल्ली में सेटल करा रही थी, उसको नए जगह में उसको उन्होंने रख दिया है, शी लिव्स देयर, उसका वहां पर वो बिजनेस है छोटा सा, उनका मोमो का शॉप है, एंड शी इज वेरी गुड विद कुकिंग. तो निर्मला जी ने उसी एक्सपर्टीज को यूज करके शी ओपन द मोमो शॉप फॉर हर. ना द पुलिस ऑफिशियल्स, कांस्टेबल जिनको पता था कि ये ना सर्वाइवर है सेक्स ट्रैफिकिंग की, they started coming and harassing her and started asking for money, extortion. पैसे दे, बना तेरी बदना नहीं करनेंगे, this and that happened. And then Nimila ji had to call the top officials and stop that constable from doing the job. So these are things, that challenges that happen here. Nirmala ji, do you want to add हम्म anything that we have missed? मैं ना मेंटल हेल्थ पे बात, मतलब मेंटल है ये उनके ना फिजिकली और मेंटली हेल्थ पे और स्लेवरी पे मैं थोड़ा सा बात करूंगी, इसके साथ जोड़ूंगी, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना कि जब हम जैसे टॉपिक भी यही था हमारा स्लेवरी से रिलेटेड, है ना, तो कि हमें ना ऐसा लगता है कि स्लेव वही है कि जिसको हम लोग बोल रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, वही है ना. पर जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जो विक्टिम होता है ना,
उनको ना मेंटली ऐसा तैयार कर दिया जाता है ना कि वो ना आपके उसके गुलाम हो जाते हैं, बातों के, आंखों के। आप जो बोलोगे वो जो बोलेंगी वहां पर उनको वही करना है, ठीक है। उनको किसी चीज का फ्रीडम नहीं है, वो अपने हिसाब से सीढ़ियों से नीचे भी नहीं उतर सकती, ठीक है। उनको ये भी फ्रीडम नहीं है। विदाउट कॉन्डम कस्टमर को ये भी नहीं बोल सकती कि आप विद कॉन्डम मेरे साथ रिलेशन बनाएंगे। मतलब अपनी सोच भी रखने का फ्रीडम नहीं है, ठीक है। मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जो मैंने इतना करीब से देखा है कि अपनी सोच भी रखने का, खुले में रहने का भी फ्रीडम नहीं है, नो वेंटिलेशन, ठीक है। अपनी इच्छा से खाने का भी फ्रीडम नहीं है, ठीक है। क्योंकि उनके हर एक जो खाना है वो पैसे के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई इतने का ये वेज है, इतने का नॉन वेज है ना। अपनी बात को बोल नहीं सकती। अगर अबॉर्शन हुआ है तो उसके बाद ही कस्टमर अटेंड करना है, इसका भी फ्रीडम नहीं है ना। तो मतलब मीन्स कि उनको मेंटली इतनी ज्यादा उन लोगों को हरास कर दिया जाता है कि वो हर बात मानती है। इवन आलिया, तुम बिलीव करोगे कि जब हम लड़कियों को उतार के नीचे ले आते हैं ना पुलिस स्टेशन तक, एसएचओ के सामने, ठीक है, वो झूठी बोल रही होती है, वो वही बोल रही होती है जो उन्होंने सिखाया है। चाहे एसएचओ ये बोले कि मैडम देखो आप तो दूसरा काम भी कर सकते हो, ये आप तो छोटे दिख रहे, मतलब जो भी उनको लगता है कि भाई उनके बेनिफिट के लिए, तब भी वो वही होता है। नहीं, मैं तो अपनी मर्जी से कर रही हूँ, मैं तो वहीं जाऊंगी, मुझे तो वहीं अच्छा लगता है। मतलब इतना मेंटली उनके ऊपर कंट्रोल होता है ना। मैं कल यही बात करती कि इतना ज्यादा कंट्रोल आप और मैं क्या काउंसलिंग करेंगे जो उनकी काउंसलिंग होती है। उनके सोच के ऊपर भी उनका कंट्रोल होता है। इवन ये देख लो ना कि जो बॉयफ्रेंड बनते हैं वो भी जो कीपर होती है ना, उनके जान पहचान वाले होते हैं। इवन उनके बॉय, ताकि उनके ऊपर नजर रखे। जो उनकी सोच है, अगर वो कुछ शेयर कर रही है उस लड़के से तो वो उनके साथ शेयर करे। इतना ज्यादा कंट्रोलिंग में रखते हैं। Thank you so much, Pari. Thank you so much, Nirmala ji. थैंक यू आलिया। Thank you, Alia. Thank you so much. थैंक यू।